बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं चैनल विन का ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। अय्याम अज़ा के दौरान इस प्रोग्राम को नशर नहीं किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को नशर किया जा रहा है कि ये प्रोग्राम एक बार फिर से आप तमाम को अपना करियर चुनने में मदद करेगा। आइए शो पर हम मुलाकात करते हैं। शो पर मौजूद हैं जनाब SM रज़ा सर, जो इस वक्त फैकल्टी मैट सलन ब्रांच श्रीनगर के हेड हैं। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और बहुत सारी बातें करना है, बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम। और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को अस्सलामुन अलैकुम। अय्याम अज़ा की वजह से ये प्रोग्राम नशर नहीं हुआ था, लेकिन फिर से तमाम जानकारियों के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब भी प्रोग्राम को रोका जाता है 1-2 महीने के लिए अय्याम अज़ा के दौरान ख़ासकर, क्योंकि ये ऐसे दिन होते हैं जिसमें इस प्रोग्राम को चलाना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग ने सोचा है कि बहुत सारे अपडेट्स रह गए हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल ही फ्रेश अपडेट्स हैं जो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सर, ये कोरोना के दौरान तमाम तर परेशानियों के बावजूद भी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक ऐसा रिज़ल्ट जिसका पूरा इंडिया इंतज़ार करता है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा न्यूज़ वायरल होती है, वो है UPSC का एग्ज़ाम, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है। मैं चाहता हूँ इनकी कहानी और इन्होंने कैसे टॉप किया है, कैसे पढ़ाई किया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। स्टूडेंट को तरक्की के लिए अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल तो लेना ही चाहिए, और ये बच्चे रोल मॉडल हैं। कटिहार एक ज़िला है बिहार में, आप देखें बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है और जहाँ हमेशा बाढ़ वगैरह आती रहती है, और वहाँ के एक कस्बे का बच्चा जिसके फादर एक बैंक में क्लर्क कम कैशियर से उन्होंने ज्वाइन किया, काफ़ी छोटे पोस्ट से, आप देखें महसूस करें, और उस फैमिली से ये बच्चा निकला है। और 2018 में जब पहला अटैम्प्ट जब इसने UPSC सिविल सर्विसेज का दिया तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप महसूस करें, लेकिन हिम्मत नहीं हारा इसने। 2019 में दूसरा अटैम्प्ट लिया और उस वक्त इसकी रैंक आई थी 290, लेकिन एक अंदर जोश था कि मुझे और अच्छा करना है। तो यहीं से तस्वीर बदलती है। जब एक बार आप सोच लें कि आपको बहुत अच्छा करना है और उसके लिए कोशिश करें, तो जब आपकी सोच अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है ऊपर से मदद भी होती है। बिल्कुल। 290 रैंक थी 2019 में, उसके बाद 2020 इसने दोबारा से ट्राई किया और इस वक्त UPSC सिविल सर्विसेज की फर्स्ट रैंक है इस बच्चे की। महसूस करें तो चैनल विन की तरफ से इनके वालिदैन को, ख़ासतौर से इनको बहुत सारी मुबारकबाद हम लोग पेश करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप महसूस करें कि अगर एक अटैम्प्ट में कोई चीज़ नहीं होती है तो आपको दोबारा एक बार पूरी एनर्जी के साथ लगना है और कोशिश करना है, लगेंगे तो रिजल्ट आएगा। और आप हमेशा ये भी कहते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो दिए गए हैं वो इसीलिए दिया गया है कि आपने पहली बार अगर कामयाबी नहीं हासिल की, दूसरी और तीसरी बार आपके पास मौका है, और वही शुभम कुमार ने करके दिखाया है। और जिंदगी में जितनी कहानियां हम पढ़ते हैं उसको जिंदगी में अपनाते क्यों नहीं है? चींटी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन चढ़ना छोड़ती नहीं है, और 2 बार 3 बार 4 बार में अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाती है। तो जब आप एक बार सोच लेंगे कि आपको कुछ करना है तो आपको कुछ करने से रोकेगा कौन? हाँ, ये जरूर है कि वक्त लगेगा, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। रिजल्ट जरूर आएगा जी। तो ये आपने देखा कि ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने 3 साल के अंदर ये कामयाबी हासिल की है। हार कभी नहीं मानी, हार कभी नहीं मानी। और यहाँ पर एक देखें, आप भी हमेशा पेरेंटल नर्चरिंग पे बात करते हैं। महसूस करें, इनके फादर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया कि जिस वक्त उन्होंने IIT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब वो जॉब में आए तो उन्होंने ये ठान लिया है कि मैं IIT नहीं पहुंचा तो मुझे अपने बच्चे को IIT पहुंचाना है। बिल्कुल, देखिए ये है पेरेंटल नर्चरिंग, एक जज्बा। और ऐसी फैमिली का बैकग्राउंड अगर मिले, घर में एक पढ़ने का माहौल मिले, तो बच्चा ना पढ़े ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने मेहनत कराई और बच्चा IIT में पहुंचा, और IIT से निकलने के बाद उसने कहा कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे IAS बनना है। देखिए यहाँ पे अब यहीं पे होता है पेरेंट का भरोसा। यानी इंटरव्यू में बताया गया, शुभम कुमार ने भी खुद बताया कि मुझे जितना अपने आप में भरोसा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा मेरे पेरेंट को मेरे ऊपर भरोसा था। बिल्कुल। तो IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चा कहीं भी जॉब स्टार्ट कर सकता है, लेकिन एज ए फादर उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर आपको IAS बनना है तो आपको ड्रॉप करके तैयारी, आप जॉब में ना जाएं, आप तैयारी करें। और बच्चे ने तैयारी किया, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद फिर मौका दिया गया, दोबारा अटेम्प्ट लिया, 290 रैंक आई, जिसमें उन्हें वो पोस्ट कर रहे हैं ना, वो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस पे एग्जैक्टली जो ट्रेनिंग चल रही थी। जी, उसमें ट्रेनिंग चल रही थी उनकी, और उसके बावजूद भी और ये माहौल जो आजकल चल रहा है कोरोना का, वो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया कि सारी चीजें, नोट्स उन्होंने नेट से डाउनलोड करके देखा है, किसी तरह के कोई
मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं थी जिससे वो तैयारी करते। यही तो चीज़ होता है साजिद साहब कि दुनिया में सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं बात इस पे डिपेंड इस पे करता है। इंटरनेट पे दुनिया की सारी चीज़ें मौजूद है, सारी किताबें, सारी इंफॉर्मेशन, हर तरह के पेपर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे बैठ गए और दीगर चीज़ों की तरफ अगर आप मुड़ गए तो फिर कहाँ रिजल्ट आएगा। तो चीज़ों का इस्तेमाल सही करना। जी चलिए सर, बहुत छोटा सा डाउट है और अक्सर लोग पूछते हैं, IAS, IPS, IFS बहुत सारी फील्ड हमारे सामने निकल कर आती है जी। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ये तो बता चुके हैं आप एक बार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार ये बताएं, और ये IAS, IPS और IFS का सिलेक्शन कैसे होता है। बेहतरीन सवाल तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे छोटे हैं और अभी से ख्याल उनका है कि उनको IAS बनना है। देखिए मिनिमम तो ग्रेजुएट आपको होना है जी। साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, इंजीनियरिंग से, मेडिकल से, किसी भी फील्ड से आपको ग्रेजुएट होना है। आपको ग्रेजुएट होने के बाद आपको अप्लाई करना है सिविल सर्विसेज के लिए। तो पहला एग्जाम होता है प्रीलिम एग्जामिनेशन, 2 पेपर होते हैं। उन 2 पेपर में दोनों ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होता है, एक GS का पेपर होता है, दूसरा CSAT का पेपर होता है। पहले पेपर में आपको क्वालिफाइंग उससे आपकी डिसाइड होगी सिलेक्शन, रैंक आपकी डिसाइड होगी, सिलेक्शन आपका डिसाइड होगा। दूसरा पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें 35-33% आपको स्कोर करना ही है, उससे रैंक आपकी या उससे सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका नहीं बनेगा। पहले वाले पेपर से आपका सिलेक्शन बनेगा। उसके बाद आप मेंस के एग्ज़ाम में आएंगे। मेंस के एग्ज़ाम तकरीबन 5 से 7 दिन चलेंगे और उसके बाद फिर आपका 275 मार्क्स का इंटरव्यू। तो टोटल अगर मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला लें तो 2025 तकरीबन 2025 नंबर का ये एग्जामिनेशन होता है। ओके। तो ये एग्जामिनेशन आपको फेस करना 2025 2025 तो नंबर इसमें का। कितना, अगर देखा जाए कि मैं अपने आप को एक सेफ जोन में ले जाना चाहूँ तो कितना मतलब मार्क्स हमको एक्वायर करना होगा। अब देखिए इनका जो मैं मार्क्स देख रहा था तकरीबन 1075 मार्क्स के आसपास इनके आए हैं। तो आप देखें 2025 में 1075 लगभग 50% आने पे फर्स्ट रैंक आ जाती है। तो अगर आप 30-35% अगर आप स्कोर करें तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी आप पोस्ट पे ज़रूर वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे और किसी ना किसी ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमेशा बात तो सीधी है, जितना मार्क्स आप ज़्यादा स्कोर करेंगे उतनी ही सेफर जोन में आप जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ा, अब आप सोचें साजिद साहब, स्कूल में 50% नंबर कोई बहुत अच्छा नंबर तो नहीं माना जाता है। 75, 85, 90, 95 बच्चों के आते हैं। तो कोई बहुत बड़ा टारगेट आपको अचीव नहीं करना है। 50% मार्क्स में तो आपकी बेहतरीन रैंक आ जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, एक तहैया करके तैयारी कीजिए। जब शुभम कुमार एक गांव से निकल करके IAS का टॉपर बन सकता है तो मेट्रोपॉलिटन में रहने वाले बच्चे क्यों नहीं बन सकते? जहां पर लाइट की परेशानी भी नहीं है, बेसिक चीज जो होती है। जी जी जी। अच्छा, ये जो हमने सवाल किया था IAS, IPS और IFS, ये चयन अगर करना है तो ये हमारे हाथ में है या इसके लिए कोई पोर्टफोलियो बनाया गया कि नहीं ऐसे ऐसे पोस्ट मिलेगी? बेहतरीन सवाल है। देखिए UPSC सिविल सर्विसेज, ये सिविल सर्विसेज में बहुत सारे पोस्ट निकल के आते हैं। लाइक पहला IAS हो गया, फिर IPS हो गया, फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, IRS हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट में हमने बताया था A ग्रेड की जो पोस्ट होती हैं वो हो जाएंगे। डिफेंस में ऑडिट सर्विसेज के सारे पोस्ट हो जाएंगे। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह के जो पोस्ट पे लोग जाते हैं उनके लिए पोस्ट हो जाती है। तो 17-18 टाइप के पोस्ट इसमें निकल के ओके। सिर्फ ये नहीं, हम लोग खाली IAS, IPS और IFS सुनते हैं। जी, 17-18 ये एग्जाम के जरिए UPSC सेम यही एग्जाम यही होगी। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, तो सबसे पहली चॉइस सबकी क्या होती है? IAS। इसका मतलब ये कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको IAS के लिए सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल इसमें नंबर ऑफ सीट्स वेरी करती है। जैसे 2019 में तकरीबन 1000 के आसपास सीट्स आई, लेकिन इस बार 750 बच्चों को सिलेक्टेड माना गया है। यानी जितनी वैकेंसी क्रिएट होती है उतना ही सिलेक्शन कराया जाता है। तो 750 में आप मान के चलें कि ऊपर के 100 बच्चे जो होंगे वो UPSC सिविल सर्विसेज के लिए IAS के लिए जो टॉप होंगे वो IAS के लिए होंगे। उसके बाद जो जनरली देखा जाता है उसके बाद रैंक वाले लोग IPS ऑप्ट करते हैं, देन उसके बाद फॉरेन सर्विसेज की तरफ निकल जाते हैं, देन IRS की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे अपना रैंक बनता है। तो आपकी जितनी बेटर रैंक होगी फिर वो रैंक के हिसाब से क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है ऑब्वियसली। लेकिन होता क्या है, अब कभी अगर हमें चूज करना है, फॉर एग्जांपल मैं मेरी फर्स्ट और थर्ड या टॉप 10 में हूं लेकिन मुझे IPS में जाना है तो आई कैन गो, ऐसा है? या ऑफ कोर्स, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे इलैबोरेट करूं। लेकिन वो टॉपर ही जा सकता है। अगर हमारे पास IFS की रैंक है जी तो हमारी IAS के लिए ऑप्शन नहीं है। हाँ, मैं वही थोड़ा सा इसमें मैं और क्लियर करूं, थोड़ा जो बच्चे 11-12 में होंगे वो इसको बहुत आराम से समझ पाएंगे। सपोज कीजिए कि मैंने IIT का पेपर दिया, ठीक है। अब
सबसे पहली चॉइस क्या होती है, आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस जो है बच्चों की पहली चॉइस होती है। तो जब आप देखेंगे आईआईटी का रिजल्ट, तो टॉप 50 रैंक आते आते जनरल कैटेगरी की आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस की सीट्स खत्म हो जाती है। अब सपोज कीजिए कि मेरी रैंक आ गई 25, तो अब मेरी मर्जी है कि मैं आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करूं, या आईआईटी दिल्ली में जाके सिविल लूं, या आईआईटी कानपुर में जाके इलेक्ट्रिकल लूं। ये मेरे ऊपर है। ओके ओके। तो अब अगर मान लिया, अब होता है क्या, लेकिन जनरली क्या होता है कि हमेशा टॉप जो चॉइस होती है वो अच्छे ब्रांच की सबको होती है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आईएएस की चॉइस सबकी होगी, तो सबकी होगी, तो इसका मतलब जो टॉपर होगा उसी को, जी, उसी को ऑप्ट करना होगा। तो जो जनरली जो रैंक डिसाइड होती है, उसमें सबसे पहले जो टॉप बच्चे होते हैं, टॉप 50, टॉप 100, वो जितनी सीट्स होती है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बच्चे आईएएस ऑप्ट करते हैं, देन बाद वाले आईपीएस ऑप्ट करते हैं, उसके बाद फॉरेन सर्विसेज की तरफ निकलते हैं, देन दीगर उसके बाद वाले पोस्ट वो ऑप्ट करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यूपीएससी का हम लोग सब लोग जानते हैं, उसके रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। सर, एक और चीज़ जो हम लोग ने इससे पहले एग्जाम में डिस्कस किया था कि सीबीएसई ने जो एक नया फार्मूला लेके आया है, वो ये है कि जो है एग्ज़ाम अब 2 हिस्से में होगा, टर्म 1 और टर्म 2। जी। तो मेरे ख्याल से टर्म 1 बहुत नज़दीक है। सीबीएसई का 10th और 12th का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट करें सर। नई तब्दीली थी, जब हम लोगों ने प्रोग्राम किया था तो बच्चों को बताया था, ये शायद पहली बार एग्जाम अभी पहली बार ऐसा हो रहा है। या यू आर राइट। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, बच्चों को बताया था कि एक हिस्टोरिकल एक डिसीजन लिया है सीबीएसई ने, और अभी अच्छी बात यह है कि कोविड के बाद अब थोड़ा सा दुनिया बाहर निकल रही है इससे, और वैक्सीनेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग एक ड्राइव चल रहा है, और लोग वैक्सीनेट अपने आप को करा भी रहे हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते केसेस कम भी हो रहे हैं, और स्कूल भी अब खुलने शुरू हो गए। बहुत सारे स्टेट्स में खुल गए, बचे हुए स्टेट में भी इंशाल्लाह अल्लाह से दुआएं कि जल्दी से जल्दी चीज़ें ऑन ट्रैक आ जाएं। तो सीबीएसई 10th एंड 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन 2 फेज में ले रहा है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 के बारे में हम लोगों ने बच्चों को बताया था कि नवंबर से दिसंबर के बीच की कोई डेट आ जाएगी। अभी डेट आई नहीं है। अभी डेट नहीं आई है, और जल्दी जैसे आएगी इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से अपडेट करने के लिए बच्चों को बैठे हैं। लेकिन अब बच्चों को क्या है, यहाँ जब तक डेट नहीं आती है, लेकिन एक टेंटेटिव तो टाइम पता है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। सपोज मान लिया 3rd वीक ऑफ नवंबर से शुरू होगा और 1st वीक ऑफ दिसंबर में जाके खत्म हो जाएगा। तो अब हमको एज ए स्टूडेंट क्या सोचना है कि मेरा सिलेबस अक्टूबर के महीने तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड तक। यस, यानी हमको पूरी तैयारी करके रखना है। Exactly. चाहे वो 10th के बच्चे हो, चाहे वो 12th के बच्चे हों। और हमेशा साजिद साहब, अगर एग्जामिनेशन से आप 1 महीने 20 दिन पहले अगर अपना आप सिलेबस पूरा कर लेंगे, तो आपको रिवीजन का भी अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल। तो एडवाइस यहां से हम लोग ये बच्चों को कर रहे हैं कि आप एक टारगेट बना लें कि हमको 30 अक्टूबर तक अपना सिलेबस फिनिश कर लेना है, और उसके बाद रिवीजन करना है। नवंबर के 1st वीक में एग्जाम शुरू हो तो हम एग्जाम के लिए तैयार हों, 2nd वीक में हो, 3rd वीक में हो, जितना एग्जाम आगे बढ़ेगा उतना ही रिवीजन का टाइम हमको ज्यादा मिलेगा। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे उनके लिए एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, जो स्कूल जाएंगे उनके लिए ऑफलाइन। ओके जी। तो ये तय है कि 10th और 12th का एग्जामिनेशन नवंबर में होगा। डेट अभी आई नहीं है, जी। लेकिन एग्जामिनेशन होगा, ऐसा जो सोचा जा रहा था कि शायद आगे पीछे हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम नहीं है। नवंबर से दिसंबर नॉर्मल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ओके, तो तैयारी पूरी रखना। और 12th का भी ऐसे ही है। एग्जैक्टली, और राइट। अच्छा, ये सर जो अभी जैसा पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट टर्म जैसे जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसमें ऐसा सिस्टम था, जी। पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है 10th और 12th। तो हम लोग को कुछ बताया गया है कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक ही आएंगे, ऐसा भी कुछ है? एग्जैक्टली। देखिए, इसमें क्या है कि स्कूल ने बच्चों को एकदम बता दिया होगा कि पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। कुछ पार्ट जो है, जैसे मान लिया 50% ऑफ द सिलेबस जो है वो टर्म 1 में आएगा, एंड रिमेनिंग 50% सिलेबस जो है टर्म 2 में आएगा। रिमेनिंग आएगा, पूरा नहीं आएगा। बच्चों को आसानी दी जा रही है। और वो सिलेबस कहां तक आएगा, स्कूल ने बच्चों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। सीबीएसई ने स्कूल को भी बता दिया है कि कहां से कहां तक का पेपर आना है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इस बार कम चैप्टर की तैयारी करना है लोगों को। जी, और उसमें भी पेपर आपको ऑब्जेक्टिव देना है। और अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो घर पे बैठ के आपको ऑनलाइन देना है, 90 मिनट में देना है आपको पेपर। तो आपके लिए तो हर तरह से आसानी है। अब आप बताएं कि इतनी आसानी के बावजूद भी अगर हम स्कोर अच्छा ना करें तो हमें अपने गरिबान में झांक के देखना चाहिए। तो ये सब सहूलत दी जा रही है, इसका फायदा उठाएं आप। ओके। आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से शायद हर कोई इस सिस्टम को फॉलो करेगा, क्योंकि सीबीएसई जब कुछ स्टार्ट करता है तो स्टेट बोर्ड भी उसको ज़्यादातर फॉलो करने लगते हैं। हाँ, एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड के तौर पे इसको ले लीजिए आप। और मुझे लग रहा है साजिद साहब कि एक तरह से अच्छा भी है,
बच्चों को आप रिलैक्स करें, बच्चों को इनोवेटिव आइडिया की तरफ ले जाने की कोशिश करें। बच्चे जितने रिलैक्स होंगे, अब रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को पढ़ाई के ट्रैक से अलग हटा लेना, पढ़ाई के साथ लगाना। अब आप ये बताएं कि जहां शायद पढ़ाई पे और ज्यादा जोर दे बच्चे कि चलो 6 चैप्टर है, इसको अच्छे से करते हैं, यस, अच्छा मार्क्स लेके आते हैं। और आप देखें, हम लोग बार बार बच्चों को बता रहे हैं कि इस कोविड के दौरान हर चीज की कट ऑफ आई जा रही है। आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे जब रिजल्ट देखेंगे तो रैंक जो आ रही है उसमें मार्क्स बच्चों का पहले से एलिवेट हो रहा है। इसका मतलब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस पीरियड का प्रॉपर फायदा उठा रहे हैं। जी चलिए अभी हम लोग कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडमिशन्स हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। हम चाहते हैं कि सर पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, क्या कट ऑफ निकल कर आ रही है और एडमिशन कैसे होगा अभी? आप बताएं साजिद साहब, आप देखें, आप खुद भी बहुत सारे रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे होंगे, आप ये पा रहे होंगे कि कोविड के दौरान बच्चों का स्कोर पहले से ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। देखें, महसूस करें तो ये क्या शो करता है कि जो बच्चा सिंसियर है वो इस पीरियड का प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहा है, घर से बाहर नहीं जाना, आइसोलेट रहना है, ठीक से टाइम टेबल मेंटेन करता है बच्चा, तो बड़े आराम से टाइम टेबल मेंटेन करके आप भी पढ़ें। डीयू में आप महसूस करें, कुछ कॉलेजेस की बात मैं कर रहा हूँ, आप तमाम बच्चों को यहाँ से एहसास करना चाहिए। 98.5% पर पहली कट ऑफ राइज हुई है। 98.5 में सिर्फ 2 कॉलेज में अभी ये मैं देख रहा था रिसेंट जो अभी, और अब दीगर कॉलेजेस के बारे में तो मैं अभी इंशाल्लाह आगे और भी डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। तो 98.5 99% पहली कट ऑफ जा रही है। अच्छा, यहां पर साजिद साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा, ध्यान से अब सुनेंगे। पहली कट ऑफ में सपोज अगर किसी कॉलेज में किसी स्ट्रीम में 100 सीट्स है, राइट सर, अब हमने पहली कट ऑफ 98.5% निकाल दिया। इसका मतलब यह है कि 100% से 98.5% तक अगर 100 बच्चे होंगे तो सेकंड कट ऑफ आने की भी गुंजाइश नहीं होगी कुछ कॉलेजेस में। जी, कुछ में, वही मैं कह रहा हूं। अच्छा। जब सीट खाली बचती है तब जाके सेकंड कट ऑफ आता है। सेकंड कट ऑफ आने के बाद सपोज मान लिया 98.5 चली गई पहली कट ऑफ, तो अब दूसरी कट ऑफ घट के 70 पे नहीं आएगी, वो 95 तक आके कहीं ना कहीं रुक जाएगी। जाहिर सी बात है सर, ये तो शायद 98.99% पर जो अगर कट ऑफ आ रही है तो मेरे ख्याल से फिर 70-75 वाले तो मतलब लाइन में लगे रहें तो शायद एडमिशन मुश्किल हो जाए। बहुत मुश्किल है। यहाँ से तमाम बच्चों को कह रहा हूँ जो 9th-10th में महसूस करें, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में सीट्स, सर अगर देखा जाए तो सब तो 99 नहीं ला सकते ना, 98 नहीं ला सकते, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं नजर आता कि फिर कैसे करेंगे? देखिए साजिद साहब, क्या होता है, जो अब 1000 बच्चे में से मुश्किल से 50 या 100 लेके आएंगे। जाहिर बहुत सारे बच्चे ला रहे हैं सर, 95 एंड अबव अगर आप देखेंगे, सीबीएसई का रिजल्ट देखेंगे तो कम से कम 20,000 से ज्यादा बच्चे आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ बच्चे भी नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी या अगर कोई कॉलेज की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अब बहुत नफसियाती सवाल आपने रखा। अब ये बताएं कि टॉप का जो कॉलेज होगा, हर बच्चा उधर जाने की कोशिश करेगा ना, तो अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे एडमिशन की कट ऑफ निकाल रहे हैं तो आपको हर स्टेट का ध्यान रखना है। तो हर स्टेट से आप बताएं, हिंदुस्तान में इतना स्टेट, इतनी आबादी, तो क्या इन आबादी में क्या 500 भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनके स्कोर 99 या उससे ऊपर होंगे? एकदम होंगे। तो उनकी चॉइस तो उस कॉलेज के लिए होगी ना, तो आप उनको रोकेंगे कैसे? इसका मतलब कट ऑफ तो आपको राइज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मजबूरी वही है कि अगर आपको अच्छा चाहिए तो आपको अच्छा करना भी पड़ेगा। अच्छा किए बिना अच्छी चीज आपको हासिल नहीं होगी। जैसे कि आपने बोला है कि 98.99 पे कट ऑफ आ रही है, तो कौन से स्ट्रीम के लिए ये कट ऑफ है? अब जनरली बच्चों का क्या जहन होता है, ज्यादा मार्क्स मतलब साइंस। ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए डीयू में कट ऑफ पहली जाती है 99%। महसूस करें, ह्यूमैनिटीज के, जी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। एसआरसीसी में चले जाएं, बीकॉम ऑनर्स के लिए पहली कट ऑफ जाती है 99%। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिक्स लेना है, मैथ्स लेना है तो ही कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की नहीं जाएगी। एकदम कतई ऐसा नहीं है। तो कभी भी किसी स्ट्रीम को वीक नहीं समझना है, हर तरफ ऑप्शन है, बस एक ही शर्त है, आप ठीक से पढ़िए। ठीक से पढ़िए। तो चलिए, यही हाल तकरीबन सारी जगह का है, सब जगह पे इसी तरह से तकरीबन आ रहे हैं। तकरीबन ऐसे ही होगा। क्योंकि देखें भाई, अगर मान लिया किसी भी स्टेट में आ जाएं, तो जब आप एडमिशन लेने चलेंगे तो कॉलेज की रैंकिंग आप देखेंगे कि नहीं, सबसे टॉप कॉलेज आप चुनने की कोशिश करेंगे, तो ये तो आपकी चॉइस है। तो कॉलेज की भी तो चॉइस होगी कि उसे टॉप बच्चा चाहिए। तो हर स्टेट की पॉपुलेशन का आप अंदाज़ा करें तो महसूस करें कि क्या ऐसा नहीं होगा कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन 5 करोड़ हो, वहाँ 200 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनके 99% मार्क्स आए होंगे? एकदम ऐसा होगा।
तो ये सब चीजें जिंदगी में बहुत सीधी हैं, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके सोचना नहीं है। ओके, नहीं है। चलिए फिर उसके बाद आते हैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पर, और जो सबकी नज़र रहती है वो मेंस पे रहती है और नीट पर रहती है। तो नीट के बारे में बता दें, नीट यूजी और पीजी दोनों के बारे में। नीट पीजी का तो रिजल्ट आ गया है, यानी एमबीबीएस जो डॉक्टर्स एमबीबीएस कर चुके होंगे, उसके बाद पीजी करने के लिए, एमडी या एमएस करने के लिए जो आगे बढ़ रहे होंगे, उन बच्चों का रिजल्ट आ गया है। और अमर्त्य सेन गुप्ता, ये फर्स्ट रैंक इनकी नीट पीजी में आई है, तो आपको कंग्रेचुलेशन यहाँ से चैनल विन की तरफ से। तो पीजी कोर्सेज का रिजल्ट आ चुका है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार होता है 12th एग्ज़ाम के बाद, वो नीट के लिए, एमबीबीएस 5.5 साल के कोर्स के लिए। तो नीट का रिजल्ट जल्दी ही इंशाल्लाह आने वाला है। और बहुत सारे यहाँ से विशेष उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया। लेकिन यहाँ पे ठहर के एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस बार आप देखेंगे, जो मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ, पिछले बार आपको पता था कि 2 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 किया था, आकांक्षा एंड शोएब। या शोएब को फर्स्ट रैंक दी गई थी ड्यू टू एज, और आकांक्षा की भी 720 आउट ऑफ 720 थे। और आकांक्षा आपको पता ही है गोरखपुर के आसपास किसी गांव की बच्ची, सोचें आप। तो बार बार यही बात आ रही कि कहीं भी आप रहें, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो रास्ते आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। इस बार जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, पेपर इस बार का ऐसा है कि जिन बच्चों ने पढ़ाई किया उनका स्कोर और भी इंक्रीज हुआ है। मैं खुद ऐसे बच्चों से मिला हूँ, 4-5 बच्चों से, जिनके बायो में 360 मार्क्स बन रहे हैं। बायो में अब ये महसूस करें, मैं खुद मिला हूँ ऐसे बच्चों से। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का अभी आंसर शीट आने के बाद उनको आइडिया हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पिछले बार से भी इस बार कट ऑफ और ज्यादा जाएगी। तो जो एमबीबीएस, हो सकता है कि किसी स्टेट में आपको 85% रिजर्वेशन वाला जो कोटा आपका स्टेट का होता है, उस पर अगर 550 में मिली हो तो होशियार रहिएगा, इस बार हो सकता है 550-560 बन जाए। तो चैलेंज बढ़ रहा है आहिस्ते आहिस्ते। तो जैसे आप कहते हैं, फिर आप ही की बात मैं दोबारा बच्चों से कह रहा हूँ कि मेहनत करें। कामयाबी का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। खूब पढ़िए, क्योंकि बच्चे खूब पढ़ते हैं। ओके साजिद साहब, एक बात बताएं आप कि अब पढ़ने के सिलसिले में बच्चे पूछते हैं कि कैसे टाइम टेबल बनाएं। देखिए कितनी आसान से, मैं एक आसानी से आपको हिसाब किताब गिनाता हूँ। आप देखें, आप ऐसे मेरे साथ साथ काउंटिंग करें। आप 6 घंटे का स्कूल होता है जी, 1 घंटे आने जाने के मान लें, 7 घंटे हो गए। 2 घंटा मान लें, 8 घंटे, तो 8 घंटे हो गए जी। ओके, 2 घंटे आप ले लें खाने पीने नहाने और सारी सफाई में आप ले लें, 8-2-10 घंटे हो गए। ठीक है, 8 घंटे की नींद ले लें, कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। 24 में से 18 माइनस करें, कितने हो गए? 6 घंटे बचे। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं बर्बाद जाएंगे आपके। तो टाइम टेबल बनाना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, एकदम नहीं है। और वो 6 घंटा अगर आप पढ़ाई में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? दोस्तों से बातचीत करने में, मोबाइल में, गेम्स में, कहीं ना कहीं उसको वेस्ट आप करेंगे। तो वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई में इन्वेस्ट करना है। हाँ, ये बात सही आपने कहा। वो भी वक्त अभी है जी, अपने टाइम को इन्वेस्ट करने का जी। फिर आने वाले वक्त में तो वक्त ही नहीं मिलेगा कि आप वक्त निकालें। सर वक्त तो रेत के मानिंद है ना, आपने मुट्ठी में ले लिया तो वो टिकेगा नहीं, वो तो निकले जाएंगे। अब आपको संभालना है अपने आप को, और एक बार आप निकल गया तो फिर पछताने से फायदा है क्या है? बिल्कुल जी। सर, जाने से पहले JEE मेंस के बारे में भी पूछना चाहूंगा, और एडवांस के बारे में भी थोड़ा सा बता दें आपको। साजिद साहब देखिए, मैं बोल रहा हूं कि कैसे कैसे रैंक बच्चों की या मार्क्स कैसे बढ़ रहे हैं। JEE मेंस में इस बार एक साथ 18 बच्चों ने 100% इंडिया में पहली बार लिया है। 18 बच्चों ने 100% लिया। इससे पहले भी शायद JEE मेंस का ही वाकया ना, 4 दोस्त एक साथ इक्वल मार्क्स लेके आए थे। जी। अब मैं तो 18 बच्चे एक साथ 100% आप महसूस करें, देखें। हम लोग ने उस टाइम सोचा था 4 कैसे आ सकते हैं, अब इस बार 18 आ गए। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं जी। JEE मेंस का रिजल्ट आ गया और 18 कामयाब बच्चों को बहुत सारी यहाँ से मुबारकबाद, उनके पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन को यहाँ से सैल्यूट। बिल्कुल, उनके घर के माहौल से बहुत कुछ सीखने का यहाँ मौका है। 18 बच्चे हो गए। JEE एडवांस का एग्जाम 3 अक्टूबर में हो चुका है। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए यहाँ से बहुत सारी दुआएं, और उन तमाम बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। मैं तमाम नाजरीन से कहूँगा कि ये बच्चे बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, आप इनके कामयाबी के लिए दुआएं करें। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपको लेना है और सही वक्त पर फैसला लेना है। और अगर पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगले एपिसोड में उसका जवाब दिया जा सकता है। सर, हम लोग को कोशिश ये करेंगे कि क्योंकि नीट के बारे में, JEE मेंस के बारे में ये ख्याल होता है अगर ये एंट्रेंस क्वालिफाई आपने नहीं किया तो आपके पास कोई ऑप्शन और नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा है, ऑप्शन भी बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं। तो
मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट एपिसोड में अगर नीट आप नहीं पास कर पाए हैं तो उसके अलावा मेडिकल फील्ड में बायो आपने लिया है या मैथ्स आपने लिया है, इंजीनियरिंग फील्ड में क्या ऑप्शन और निकल कर आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आप मुझे बताएं सर, अगर यहाँ से मुझे दिल्ली जाना हो, ठीक, तो अगर मेरी फ्लाइट छूट गई तो मैं ट्रेन से भी तो जा सकता हूँ ना, बस से भी तो जा सकता हूँ ना। एग्जांपल सर। मेन मुझे देखना है कि मंजिल मेरी क्या है। बिल्कुल। तो मंजिल आपकी कामयाबी है, एक अच्छा पोस्ट पाना, एक अच्छा इंसान बनना है। रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में वो सारे रास्ते। ओके, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, आप लोगों से भी अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। जाते जाते आप तमाम को बताना चाहूँगा कि अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर बदल गया है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619667578। इस पर आप सवाल भेज सकते हैं, साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। अगले एपिसोड में इसी वक्त इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी और बात होगी कि आफ्टर 12th नीट का एग्जामिनेशन आप दे देते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा मेडिकल फील्ड में और क्या ऑप्शन निकल कर आते हैं या मैथ्स फील्ड में मैथ्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।